Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And do not forget to press the bell icon for latest videos and news. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ये टॉपिक नंबर 11 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12। आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ये क्विक रिवीजन सीरीज से ऑलरेडी हम पहले भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उनमें से कोई भी वीडियो मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे वो पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। क्विक रिवीजन सीरीज जो है वो एक रिवीजन सीरीज है, तो कुछ बच्चों के ये क्वेश्चंस जो है लगातार आ रहे हैं कि मैम सिर्फ इतना पढ़ के हो जाएगा क्या। एक्चुअली आपको पहले एक्सरसाइज और क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करना चाहिए और फिर इस क्विक रिवीजन पे आना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी पढ़ाई हुई है और क्या बाकी है। ठीक है, और जो ये वीडियो है ये प्रीमियर है और मैं आपके साथ लाइव बनी हुई हूँ नीचे लाइव चैट पे। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे नीचे लाइव चैट पे पूछ सकते हो। ये वीडियो हमारे चैनल पे बाद में भी अवेलेबल है और जिसे भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स या फिर जीमेल आईडी पे मेरे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक के साथ। तो व्हाट आर अल्कोहल्स? अल्कोहल्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एटलीस्ट प्रेजेंट होता है। जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो सैचुरेटेड कार्बन एटम को अटैच होता है, जैसे कि CH3, CH2, OH। तो यहां देख सकते हो ये एक अल्कोहल है क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है जो एक सैचुरेटेड कार्बन मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है, तो उसे कहते हैं अल्कोहल। नेक्स्ट है फिनॉल। फिनॉल वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके मॉलिक्यूल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट तो होता है बट जो अटैच होता है कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग के कार्बन एटम को जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को यहाँ पे बेंजीन रिंग के उस ग्रुप को उस मॉलिक्यूल को कहते हैं फिनॉल। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग को तो उस मॉलिक्यूल को कहते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। मतलब यदि आपके बेंजीन रिंग के साइड चेन के ग्रुप को अल्कोहल अटैच है तो OH अटैच है बट नॉट डायरेक्टली टू एरोमेटिक रिंग बट टू साइड चेन, तो हो गया एरोमेटिक अल्कोहल। तो ये है एरोमेटिक अल्कोहल क्योंकि OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग को नहीं अटैच है। यदि OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच है तो हो जाता है फिनॉल। नेक्स्ट है ईथर। ईथर वो कंपाउंड है जिनमें ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड होते हैं दो अल्काइल ग्रुप को। तो ऑक्सीजन एटम जब दो अल्काइल ग्रुप को अटैच होता है या फिर दो अराइल ग्रुप को या फिर एक अल्काइल और एक अराइल ग्रुप को, उसे कहते हैं ईथर। तो ईथर मतलब जहां ऑक्सीजन अटैच है दो अल्काइल को या फिर एक अल्काइल और एक अराइल ग्रुप को या फिर दोनों तरफ अराइल ग्रुप को, तो ये एग्जांपल्स हो जाते हैं ईथर्स के। तो ये है आपके 4 टाइप्स अल्कोहल्स, एरोमेटिक अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अब हम मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स की तरफ। ठीक है, तो अब है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स और फिनॉल्स जो हैं वो क्लासिफाई होते हैं एज मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स। वो डिपेंड करता है ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप। यदि सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो मोनो, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो डाई, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ट्राई और 3 से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है तो पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स। तो पहले हम देखते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड फिनॉल। ये है आपका इथेनॉल जिसके पास सिर्फ एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है,
या फिर आपका नॉर्मल फिनॉल जिसके पास भी सिर्फ एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो हो गया मोनोहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक मींस 2 OH ग्रुप, तो ये है आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ये डाइहाइड्रिक फिनॉल। नेक्स्ट है ट्राइहाइड्रिक जहां 3 OH ग्रुप, तो ये है आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल और ये है ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। तो इस तरह से अल्कोहल और फिनॉल्स क्लासिफाई हो सकते हैं मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक में ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है वो फर्दर क्लासिफाई होता है ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम, तो जिसको OH ग्रुप अटैच है। तो OH ग्रुप किस तरह के कार्बन एटम को अटैच है, उस कार्बन एटम के बेसिस पे आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल फर्दर क्लासिफाई हो सकता है। उसमें पहला टाइप है अल्कोहल्स जिसमें OH ग्रुप अटैच है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में पहला टाइप क्या है, OH ग्रुप जिसको अटैच है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को। तो उसमें है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में OH ग्रुप अटैच होता है प्राइमरी कार्बन एटम को, मतलब एक ऐसा कार्बन एटम जो फर्दर एक ही और कार्बन को अटैच है। सेकेंडरी अल्कोहल में OH अटैच होता है सेकेंडरी कार्बन एटम को, मतलब वो एक ऐसा कार्बन जो फर्दर 2 और कार्बन को अटैच हो। टर्शरी अल्कोहल में OH ग्रुप अटैच होता है टर्शरी कार्बन को, मतलब एक ऐसा कार्बन जिसको फर्दर 3 मोर कार्बन अटैच हो। अल्कोहल्स फर्दर क्लासिफाई हो सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कौन से टाइप ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है, तो उसमें अलाइलिक एंड बेंजाइलिक होते हैं। तो ये जो है ये वाला क्लासिफिकेशन वो भी इसी कैटेगरी में आता है, OH अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो OH जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को ही अटैच होता है, बट ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन फर्दर किस कार्बन को अटैच है उसके बेसिस पे वो अलाइलिक अल्कोहल हो सकता है या फिर बेंजाइलिक। यदि आपको ये वाला कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड कार्बन है, मतलब इस तरह का, ठीक है, C डबल बॉन्ड C और इसको फिर ये अटैच है, तो इस तरह के कहोगे इस तरह के अल्कोहल को अलाइलिक अल्कोहल, मतलब ऐसा अल्कोहल जिसमें OH sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है, बट ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन फर्दर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच हो। ठीक है, तो OH तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है, बट ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन किसको अटैच है, फर्दर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को, तो उसे कहेंगे अलाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट है बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल में आपका OH अटैच होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को, बट ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन फर्दर अटैच होता है बेंजीन रिंग को। तो पहले तो आपका जो OH है वो अटैच है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को, जो फर्दर अटैच है आपके sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, इसलिए ये हो जाता है बेंजाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट है अल्कोहल जिसमें OH डायरेक्टली अटैच है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को। तो OH जब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को डायरेक्टली अटैच होता है तो उसे कहते हैं विनाइलिक अल्कोहल। तो यहाँ पे OH डायरेक्टली अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को। तो ये 3 टाइप्स आप याद रखें। एक अलाइलिक अल्कोहल जिसमें आपका अल्कोहल का OH ग्रुप अटैच होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को, जो फर्दर अटैच है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को, तो ये हो गया आपका अलाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट है बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल में बेंजीन रिंग है, ठीक है, उसको फिर अटैच होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और उसको फर्दर अटैच है OH, तो ये हो गया बेंजाइलिक अल्कोहल। और नेक्स्ट है विनाइलिक अल्कोहल जिसमें आपका OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। तो ईथर्स क्लासिफाई होते हैं 2 कैटेगरी में, एक है सिमेट्रिकल ईथर या फिर सिंपल ईथर, सेकेंड है अनसिमेट्रिकल ईथर
या फिर मिक्स्ड ईथर। सिमेट्रिकल ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए उन्हें सिमेट्रिकल या फिर सिंपल ईथर कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ के ग्रुप्स सेम है। बट अनसिमेट्रिकल ईथर या मिक्स्ड ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ के ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर। तो यहां देखिए ऑक्सीजन के एक तरफ CH3 है और दूसरे तरफ C2H5, तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर। या फिर नेक्स्ट एग्जांपल में जहां ऑक्सीजन के एक तरफ फिनिल रिंग है और दूसरी तरफ CH3, तो ये भी हो गया अनसिमेट्रिकल एंड मिक्स्ड ईथर। नेक्स्ट है आयुपेक नॉमेनक्लेचर। पहले हम देखेंगे आयुपेक नॉमेनक्लेचर फॉर अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स में आपको नंबरिंग शुरू करना है उस कार्बन से जिसको OH को, मतलब जो OH जिस कार्बन को अटैच है उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, उस तरह से आपको नंबरिंग करना है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ही कार्बन है, इसलिए मिथिल अल्कोहल कॉमन नेम एंड मिथेनॉल, मतलब अल्केन का A रिप्लेस हो जाएगा OL से, तो ये हो गया मिथेनॉल। नेक्स्ट 1 2, तो ये हो गया 2 कार्बन मतलब इथेन, तो OH है इसलिए ऑल, तो ये हो गया इथेन ऑल या फिर इथिल अल्कोहल। नेक्स्ट 1 2 3, 3 कार्बन का चेन है इसलिए प्रोप, ये ऑल तो प्रोप 1 ऑल, क्योंकि 1 नंबर के कार्बन को OH अटैच है। या फिर इसे कह सकते हैं एन प्रोपेन प्रोपाइल अल्कोहल। वापस नेक्स्ट देखिए, नंबरिंग अब यहां से शुरू कीजिएगा, क्योंकि OH जिस कार्बन को अटैच है उसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो ये 4 नंबर के कार्बन है इसलिए ब्यूटेनॉल, क्योंकि OH है, बट 2 नंबर के पोजीशन के कार्बन को OH है इसलिए ब्यूट 2 ऑल। नेक्स्ट यहाँ पे 1 2 3, तो ये 3 है इसलिए प्रोपेनॉल होगा ऑब्वियसली, बट 2 नंबर के कार्बन को मिथिल अटैच है इसलिए 2 मिथिल प्रोपेनॉल। नेक्स्ट 1 2 3, तो 3 नंबर के 2 नंबर के कार्बन को OH भी अटैच है और मिथिल भी, इसलिए हो गया 2 मिथिल प्रोप 2 ऑल। अब यहाँ पे नंबरिंग कहीं से भी दीजिए, वन एंड द सेम थिंग, 2 है इसलिए ये हो गया इथेन और 2 OH है इसलिए इथेन 1 2 डाइऑल, क्योंकि 2 OH है इसलिए डाइऑल, तो ये हो गया इथेन 1 2 डाइऑल। नेक्स्ट केस में भी नंबरिंग कहीं से भी शुरू कीजिए, 1 2 3, तो ये 3 हुआ इसलिए प्रोपेन, तीनों कार्बन 1 2 3 पे है ग्रुप इसलिए 1 2 3, और 3 OH इसलिए ट्राइऑल, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। नेक्स्ट नंबरिंग यहां से शुरू करें, क्योंकि OH अटैच कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो 3 4 4 है इसलिए ब्यूट, सेकेंड नंबर के कार्बन को डबल बॉन्ड अटैच है इसलिए 2 इन, एंड 1 नंबर के कार्बन को OH है इसलिए 1 ऑल, जिसे हम क्रोटोनिल अल्कोहल भी कहते हैं। नेक्स्ट है फॉर फिनॉल्स, तो बेंजीन रिंग अलोंग विथ OH डायरेक्टली उसे क्या हो गया फिनॉल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जहां पे OH अटैच है वो तो आपका हो गया मेन ग्रुप, उसके साइड के दोनों पोजीशन हुए ऑर्थो, फिर मेटा और फिर पैरा, ठीक है। तो अभी जहां OH अटैच है वो कार्बन नंबर 1 हुआ, नेक्स्ट हुआ 2, नेक्स्ट 3, तो ये ऑर्थोक्रिसॉल क्यों है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे CH3 अटैच है। या फिर नंबरिंग से जाए तो सेकंड पोजीशन पे CH3 अटैच है इसलिए 2 मिथिल फिनॉल, तो ये हुआ 2 मिथिल और ये हुआ फिनॉल। नेक्स्ट यहां पे नंबरिंग दे 1 2 3 4, तो 4 पोजीशन पे नाइट्रो है और ये फिनॉल है इसलिए 4 नाइट्रोफिनॉल। अब ऑर्थो मेटा के टर्म से बात करें तो OH के दोनों साइड हुआ ऑर्थो, फिर मेटा और फिर पैरा, इसलिए हुआ पैरा नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट यहां पे वापस नंबरिंग दे 1 2 3 4 5 6, तो ये बेंजीन है मेन, फिर 1 और 2 पोजीशन पे OH है, वो भी 2 OH है इसलिए डाइऑल, तो 1 2 डाइऑल बेंजीन 1 2 डाइऑल। नेक्स्ट 1 2 3, तो वापस बेंजीन 1 3 डाइऑल, वापस नंबरिंग दे 1 2 3 4, तो वापस बेंजीन 1 4 डाइऑल।
नेक्स्ट है आयोपिक नॉमेनक्लेचर फॉर ईथर। तो अब ये जो है सिमेट्रिकल है, ईथर है, तो एक हो जाएगा मिथॉक्सी और दूसरा हो जाएगा मीथेन। तो ये हो गया मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, तो जो लॉन्गर चेन है उसे पैरेंट पकड़ना है, बाकी को सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सिमेट्रिकल था इसलिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो अनसिमेट्रिकल ईथर है। तो लॉन्गर को पैरेंट पकड़े, इस तरफ लॉन्गर है क्योंकि 2 कार्बन है और इस तरफ एक ही कार्बन, तो शॉर्टर है, तो ये पूरा शॉर्टर है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट और लॉन्गर पैरेंट। तो ये पैरेंट हो गया इथेन क्योंकि 2 कार्बन है, तो ये हो गया मिथॉक्सी इथेन। तो समझ गए कहां ऑक्सी लगेगा, जो छोटा वाला चेन है उसको ऑक्सी लगेगा। नेक्स्ट वापस देखें, ये लॉन्गर चेन है इसलिए प्रोपेन पैरेंट है और उसको OCH3 अटैच है, तो ये हो गया मिथॉक्सी प्रोपेन। बट प्रोपेन के फर्स्ट कार्बन को OCH3 अटैच है इसलिए 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट है ये बेंजीन और ये OCH3, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। अब जब आपका बेंजीन भी प्रेजेंट है और ये चेन भी, बट ये चेन जो है 3 ही कार्बन का है और बेंजीन 6, तो कौन सा पैरेंट हुआ, बेंजीन पैरेंट, और ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हो गया 1 प्रोपॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट इसमें देखिएगा, तो ये है ऑब्वियसली एक साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पे जो है इसके 1 नंबर देना है, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये हो गया 1,1 डाइमिथिल क्योंकि 1 पोजीशन पे 2 मिथिल है, 2 पोजीशन पे मिथॉक्सी है और ये साइक्लोब्यूटेन। तो M पहले आएगा इसलिए अभी यहाँ पे M पे नहीं है, ये 2 पोजीशन की वजह से उन्होंने ऐसा लिखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी M है, यहाँ पे भी M है, तो ये हो गया 2 मिथॉक्सी 1,1 डाइमिथिल साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स फर्स्ट आप प्रिपेयर कर सकते हो बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन में आप अल्कीन लीजिएगा, उसमें बोरेन दैट इज BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF ऐड कीजिएगा। तो ये बोरेन जो है BH3 वो BH2 और हाइड्रोजन में डिवाइड हो जाता है। BH2 अटैच होता है ऐसे कार्बन को जिसको मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है, और हाइड्रोजन अटैच होता है ऐसे कार्बन को जिसको लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है। तो इसको मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है क्योंकि ये CH2 है, और इसको एक भी हाइड्रोजन नहीं इसलिए लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है। तो BH2 अटैच होगा मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले इसको, और हाइड्रोजन अटैच होगा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन को। तो इस तरह से आपका B यहां और H यहां अटैच हुआ। अब ये हो गया आपका हाइड्रोबोरेशन। अब आप करोगे ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH-, जिससे BH2 जो है वो बाहर चला जाएगा और H2O2 का OH यहां ज्वाइन हो जाएगा, जिससे आपको मिल जाएगा अल्कोहल। तो ये है जिस मेथड हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, जिससे आप अल्कीन को कन्वर्ट कर सकते हो अल्कोहल में जस्ट बाय सिंपल रिएक्शन, पहले बोरेन डाल के और फिर उसको ऑक्सीडाइज करके। नेक्स्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यदि आप एल्डिहाइड को रिड्यूस करो इन द प्रेजेंस ऑफ H2Ni और PD, या फिर दूसरा रिएजेंट जो है LiLH4H3O+, तो ये दोनों रिएजेंट में से किसी के साथ भी आप एल्डिहाइड को यदि रिड्यूस करो तो कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में। तो एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव यू प्राइमरी अल्कोहल। वैसे यदि आप कीटोन को रिड्यूस करो H2Ni या फिर PD के साथ या फिर LiLH4 के साथ, तो आपको कीटोन देगा सेकेंडरी अल्कोहल। बेसिकली यहां हो क्या रहा है, जो आपका एल्डिहाइड है उसका ये डबल बॉन्ड मिट जाएगा और यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन लग जाएगा, तो हो गया प्राइमरी अल्कोहल। और जो कीटोन है उसमें भी ये डबल बॉन्ड मिट जाएगा और यहां हाइड्रोजन लग जाएगा, तो हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। तो याद रखें, एल्डिहाइड रिड्यूस होने के बाद देते हैं प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन रिड्यूस होने के बाद हमेशा देते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जब एसिड्स रिड्यूस होते हैं विथ LiLH4 इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+, तो वो हमेशा देते हैं प्राइमरी अल्कोहल। तो एल्डिहाइड
and acid on reduction give you primary alcohol. Next है by addition of Grignard's reagent. आप Grignard's reagent के addition से भी alcohols prepare कर सकते हो. यदि आप Grignard's reagent को formaldehyde में ऐड करो, कोई भी Grignard's reagent लो और formaldehyde में ऐड करो, तो आपको हमेशा प्राइमरी अल्कोहल एज प्रोडक्ट मिलेगा. यदि आप फॉर्मल्डिहाइड की जगह कोई दूसरा एल्डिहाइड लोगे और उसमें कोई भी Grignard's reagent ऐड करोगे, तो आपको हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगा. और यदि आप कीटोन में Grignard's reagent ऐड करोगे, तो आपको हमेशा टर्शरी अल्कोहल एज प्रोडक्ट मिलेगा. तो याद रखें, फॉर्मल्डिहाइड प्लस Grignard's reagent हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देते हैं. फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जो भी एल्डिहाइड है प्लस Grignard's reagent सेकेंडरी अल्कोहल देंगे एंड कीटोन के साथ Grignard's reagent हमेशा टर्शरी अल्कोहल देंगे. नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. पहला है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, जिसे हम डॉ प्रोसेस भी कहते हैं. तो यदि आप क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करो पहले NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन एंड 150 एटमॉस्फेयर, तो आपका क्लोरोबेंजीन का Cl रिमूव हो जाएगा और वो बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड. तो ये जो O नेगेटिव Na पॉजिटिव है वो यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा और बाकी यहाँ HCl निकल जाएगा और बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड. सोडियम फिनॉक्साइड पे यदि आप वर्कअप करो, दैट इज H प्लस वाटर, दैट इज H3O प्लस, आप यदि उसमें ऐड करो तो आपको मिल जाएगा फिनॉल. तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज डो प्रोसेस, जिसमें आप क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हो वाया सोडियम फिनॉक्साइड. नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन. तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमीन. यदि आप क्यूमीन को ऑक्सीडाइज करो इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ को नेफ्थिलेट एंड 423 केल्विन, तो आपको मिलता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड. मतलब ये हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में दो ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगे. तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दो ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगे और इसलिए बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को कहते हैं परऑक्साइड बॉन्ड. ठीक है. अब ये क्यूमीन परऑक्साइड को यदि आप डाइल्यूट HCl और हीट करो, तो जो ये परऑक्साइड लिंकेज होता है वीक होता है, इसलिए ब्रेक हो जाता है और ये ब्रेक होके फिर आपको मिलेगा फिनॉल प्लस एसीटोन. तो बेसिकली यहां पे अब क्या होगा, मैं दिखा देती हूं आपको एक बार. तो यहां पे क्या होगा, ये आपका एसीटोन बन के बाहर चला जाएगा और बचा हुआ ये पार्ट जुड़ के बन जाएगा फिनॉल. तो इस तरह से क्यूमीन कन्वर्ट हो सकता है फिनॉल में. तो क्यूमीन पहले ऑक्सीडाइज होता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में, जो फर्दर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके देता है फिनॉल प्लस एसीटोन. नेक्स्ट है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को यदि आप ट्रीट करो NaOH के साथ, तो पहले आपको मिलता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, क्योंकि आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या है, एसिड. तो एसिड रिएक्ट होता है बेस के साथ देने के लिए सॉल्ट प्लस वाटर. तो आपका बेस का OH और यहां का हाइड्रोजन चला जाता है वाटर बन के, दैट इज H2O बन के बाहर चला जाता है और बचा हुआ जो Na है, Na पॉजिटिव और ये SO3 नेगेटिव बन जाता है सॉल्ट. तो ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट फर्दर रिएक्ट होगा NaOH के साथ देने के लिए सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड को आप यदि वर्कअप करो, दैट इज विद डाइल्यूट HCl इन वाटर, तो आपको मिल जाएगा फिनॉल. तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को पहले NaOH से ट्रीट कीजिए तो देगा सोडियम फिनिल, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को फर्दर NaOH के साथ ट्रीट कीजिए तो आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, जिसे आप फर्दर डाइल्यूट HCl से ट्रीट कीजिए तो मिलेगा फिनॉल. नेक्स्ट है फ्रॉम एनिलीन. तो यदि आप एनिलीन को ट्रीट करें विथ HNO2, ये HNO2 किससे बनता है, NaNO2 एंड HCl से. तो याद रखें NaNO2 प्लस HCl देता है HNO2 और ये HNO2 रिएक्ट होता है एनिलीन के साथ देने के लिए बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड.
तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है जो बनता है एनिलीन प्लस HNO2 से। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को यदि आप ट्रीट करो वाटर एंड हीट करो तो आपको मिल जाता है फिनॉल प्लस N2 गैस। तो ये N2 गैस बन के बाहर चला जाता है, वाटर का OH यहां ज्वाइन हो जाता है और एक हाइड्रोजन HCl बन के चला जाता है, तो आपको मिलता है फिनॉल। तो एनिलीन को पहले आपको कन्वर्ट करना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, जो फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट होके देगा फिनॉल। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल। तो पहला प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो फिनॉल और अल्कोहल दोनों में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखता है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक अल्कोहल मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब इसमें दो अलग मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। वो अल्कोहल में भी दिखता है और फिनॉल में भी। फिनॉल में भी एक फिनॉल का हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है दूसरे फिनॉल के ऑक्सीजन के साथ। तो इसलिए फिनॉल और अल्कोहल दोनों में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखता है। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट। तो जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, वो टॉक्सिक लिक्विड्स होते हैं और उन्हें कैरेक्टरिस्टिक अल्कोहलिक ओडर होता है। प्योर फिनॉल की बात करें तो प्योर फिनॉल भी कलरलेस है, वेरी टॉक्सिक है, वो लो मेल्टिंग सॉलिड होता है और उससे कैरेक्टरिस्टिक कार्बोलिक या फिनॉलिक ओडर होता है। तो यदि आप फिनॉल का बॉटल ओपन करोगे, ओपन करते ही आपको एक फिनाइल का स्मेल आएगा, जो स्पेशली आप हॉस्पिटल्स और उसमें स्मेल कर सकते हो, एक प्रॉपर फिनाइल का स्मेल। तो वो स्मेल आपको बता देगा कि ये प्योर फिनॉल है। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बॉइलिंग पॉइंट जो अल्कोहल और फिनॉल का है वो इंक्रीज होता है उनके मॉलिक्यूलर मास के साथ। तो जैसे जैसे अल्कोहल और फिनॉल्स के मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। फिनॉल्स और लोअर अल्कोहल्स दैट इज अल्कोहल 3 till 3 कार्बन एटम्स, तो अल्कोहल till 3 कार्बन एटम्स या फिर फिनॉल्स जो है वो थोड़ा बहुत सॉल्युबिलिटी दिखा पाते हैं वाटर में, क्योंकि उनके पास एबिलिटी होता है बनाने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। तो ये आप देख सकते हो, ये है आपका अल्कोहल। तो ये अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है, तो ये एक्चुअली आपका अल्कोहल मॉलिक्यूल है। ये अल्कोहल का हाइड्रोजन वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है और अल्कोहल का ऑक्सीजन दूसरे वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। और इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से ये अल्कोहल जो है वो वाटर में सॉल्यूबल है। सेम केस विद फिनॉल। ये है आपका फिनॉल। फिनॉल का एक हाइड्रोजन एक वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है और फिनॉल का ऑक्सीजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। और इस तरह के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो अल्कोहल फिनॉल का वाटर के साथ दिखता है, उसकी वजह से ये अल्कोहल और फिनॉल्स वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। उसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो है डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स, जो है ल्यूकस टेस्ट। तो अल्कोहल्स हमने देखा है 3 टाइप्स के हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। तो ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो आप डिस्टिंग्विश करोगे विद द हेल्प ऑफ ल्यूकस टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, आप कोई भी अल्कोहल ले लो, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल, वो रिएक्ट होगा HCl प्लस ZnCl2 के साथ जो ल्यूकस रिएजेंट है और देगा RCl। ठीक है, तो ल्यूकस रिएजेंट क्या है? HCl प्लस ZnCl2। तो ये हुआ ल्यूकस रिएजेंट जिसके साथ आपका अल्कोहल रिएक्ट होगा और देगा RCl। तो अल्कोहल्स एक्चुअली सॉल्यूबल होते हैं ल्यूकस रिएजेंट में, बट जो उनका प्रोडक्ट बनता है अल्काइल क्लोराइड दैट इज दिस, वो सॉल्यूबल नहीं होता ल्यूकस रिएजेंट में।
इसलिए जैसे आप अल्कोहल को ल्यूकस रिएजेंट में डालोगे तो आपको पहले तो एक क्लियर सोल्यूशन मिलेगा, पर जैसे जैसे अल्कोहल और ल्यूकस रिएजेंट आपस में रिएक्ट होंगे आपका सोल्यूशन टर्बिड होगा, धुंधला होता जाएगा, क्योंकि उसमें अल्काइल क्लोराइड बन रहा है जो ल्यूकस रिएजेंट में सॉल्युबल नहीं है। तो जो टर्शरी अल्कोहल है वो बहुत जल्दी ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, इसकी वजह से वो तुरंत आपका जो सोल्यूशन है उसे टर्बिड कर देगा। तो सपोज आपने ल्यूकस रिएजेंट लिया है और उसमें आप टर्शरी अल्कोहल डालोगे तो टर्शरी अल्कोहल डालते ही तुरंत आपका सोल्यूशन टर्बिड हो जाएगा, तुरंत। तो वो हो गया कि वो टर्शरी अल्कोहल है। बट सेकेंडरी अल्कोहल ल्यूकस रिएजेंट के साथ तुरंत रिएक्ट नहीं होता, उसे टाइम लगता है, इसलिए टर्बिडिटी स्लोली दिखती है। तो इसलिए अब आप लोगे वापस ल्यूकस रिएजेंट और अब आप इसमें सेकेंडरी अल्कोहल डालोगे तो बहुत धीरे 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 टर्बिडिटी आएगी, तो उससे आप पहचान जाओगे कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल जो रिएजेंट के साथ, दैट इज ल्यूकस रिएजेंट के साथ तुरंत रिएक्ट नहीं होता जब तक आप उसे हीट ना करो। तो आप वापस ल्यूकस रिएजेंट लोगे और अब उसमें आप प्राइमरी अल्कोहल डालोगे तो टर्बिडिटी आएगी नहीं, और जब आप इसे हीट करोगे, हीट करने के बाद टर्बिडिटी दिखने लगेगी तो आप पहचान जाओगे ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो इस तरह से आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को स्पीड ऑफ रिएक्शन के साथ पहचान सकते हो विद द हेल्प ऑफ ल्यूकस टेस्ट। नेक्स्ट है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो अल्कोहल्स जो होते हैं वो न्यूट्रल इन नेचर है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल्स यदि अपना ये हाइड्रोजन लूज कर दें विद वाटर तो फॉर्म करते हैं अल्कोक्साइड आयन। ये अल्कोक्साइड आयन अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट की वजह से, जो आर ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दे रहा है उसकी वजह से ये ओ नेगेटिव चार्ज जो है अनस्टेबलाइज हो रहा है। क्यों? ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है और ये आर ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन को दे रहा है, तो पहले से घड़े में पानी भरा हुआ है और ऊपर से और पानी डालोगे तो घड़े से तो पानी ओवरफ्लो होगा। तो सेम थिंग यहां हो रहा है, पहले से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और आर ग्रुप और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिससे अल्कोक्साइड अनस्टेबल हो रहा है, जिसे आप कह सकते हो प्लस आई इफेक्ट की वजह से अल्कोक्साइड और ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है और इसकी वजह से अल्कोक्साइड फॉर्म ही नहीं होता। इसका मतलब अल्कोहल अपना हाइड्रोजन लूज ही नहीं करता, जिसकी वजह से अल्कोहल्स न्यूट्रल होते हैं। बट आप यदि फिनॉल की बात करें तो फिनॉल को वाटर में डालते ही फिनॉल अपना हाइड्रोजन बहुत इजीली लूज कर देता है और बनाता है फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन हाईली स्टेबल है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन जो है उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में होता है इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरह, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से, ये रेजोनेंस की वजह से फिनॉक्साइड आयन हाईली स्टेबल होता है, जिसकी वजह से वो अपना हाइड्रोजन इजीली लूज कर देता है बनने के लिए फिनॉक्साइड आयन, जिसकी वजह से फिनॉल्स वीक एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं, क्योंकि वो अपना हाइड्रोजन लूज कर देते हैं और जो भी कंपाउंड अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देता है या लूज कर देता है एसिडिक इन नेचर होता है। इसलिए अल्कोहल्स न्यूट्रल है और फिनॉल्स एसिडिक है। नेक्स्ट आपको अरेंज करना है इन कंपाउंड्स को अकॉर्डिंग टू देयर एसिडिक नेचर। तो जो पहला है वो अल्कोहल है, तो ऑब्वियसली वो एक वीक एसिड होगा क्योंकि वो न्यूट्रल ही होगा। सेकेंड भी अल्कोहल है, ऑब्वियसली वो भी वीक एसिड है, बट ये फिनॉल है और ये फिनॉल है। जो थर्ड कंपाउंड है वो नॉर्मल फिनॉल है और जो फोर्थ कंपाउंड है वो पैरानाइट्रोफिनॉल है। ठीक है, तो अब कौन सा फिनॉल जो है वो ज्यादा एसिडिक है? तो फिनॉल जो है वो फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करेगा, मतलब उस पे आएगा ओ नेगेटिव चार्ज, और पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड ये भी फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करेगा, दैट इज पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। अब ये नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल है, स्ट्रक्चर 1 या स्ट्रक्चर 2 में? तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर 2 में ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये ओ नेगेटिव जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, उसे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ पुल कर लेगा, जिससे ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो है एसिड वो जल्दी से जल्दी हाइड्रोजन डोनेट कर देगा, जिससे वो इस तरह का ग्रुप बनाए जो ज्यादा स्टेबल है।
और इसलिए आपका कंपाउंड 4 सबसे ज्यादा एसिडिक है। कंपाउंड 4 के बाद कंपाउंड 3 एसिडिक है क्योंकि वो भी एक फिनॉल है जो फिनॉक्साइड आयन फॉर्म कर सकता है। अब बचा 1 एंड 2। तो 1 में क्या होगा, 1 में जो अल्कोक्साइड आयन फॉर्म होगा, ये जो 1 का अल्कोक्साइड आयन फॉर्म हो रहा है और ये 2 का अल्कोक्साइड आयन है, तो ये है आपका 2 सेकेंड नंबर के कंपाउंड का अल्कोक्साइड आयन। तो कौन सा अल्कोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है? ऑब्वियसली 1 का, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही प्लस आई इफेक्ट है जो उसे अनस्टेबल कर रहा है, बट सेकेंड वाले में 3 प्लस आई इफेक्ट है जो उसे अनस्टेबल कर रहा है। और इसलिए सबसे वीक जो एसिड होगा, जो सबसे लेट अपना हाइड्रोजन डोनेट करेगा, वो सेकेंड वाला कंपाउंड है, क्योंकि उसमें 3 प्लस आई इफेक्ट की वजह से वो ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है। इसलिए सेकेंड सबसे वीक एसिड है और 1 उससे स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन। तो आप एस्टर्स कैसे बनाओगे? यदि आप अल्कोहल को रिएक्ट करोगे एसिड के साथ, तो यहाँ पे लॉस होता है वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से, और बाकी के ग्रुप ज्वाइन हो जाएंगे बनाने के लिए ईस्टर। सिमिलरली यदि आप फिनॉल को रिएक्ट करोगे एसिड के साथ, तो यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा और बाकी के ग्रुप ज्वाइन हो जाएंगे बनाने के लिए ईस्टर। तो अल्कोहल या फिनॉल ऑन रिएक्शन विथ एसिड गिव यू ईस्टर। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड है जहां अल्कोहल को आप रिएक्ट करोगे एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो जब भी आप अल्कोहल को रिएक्ट करोगे एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो वापस यहाँ पे जो OH है अल्कोहल का, वो ज्वाइंट हो जाएगा एसिड एनहाइड्राइड के RC डबल बॉन्ड O के साथ बनने के लिए ईस्टर, और ठीक है एसिड बनने के लिए एसिड एक्चुअली, तो ये आपका एसिड बन के चला जाएगा, और जो बचा हुआ यहाँ का R और यहाँ का ग्रुप है वो बन जाएगा ईस्टर। सिमिलरली जब आप फिनॉल और एसिड एनहाइड्राइड को ट्रीट करोगे, तो OH और ये वाला ग्रुप चला जाएगा वापस बनने के लिए एसिड, और बचा हुआ AR और ये ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा बनने के लिए ईस्टर। तो सेकेंड मेथड है जिसमें आप अल्कोहल या फिर फिनॉल को ट्रीट करें एसिड एनहाइड्राइड के साथ, आपको मिल जाएगा ईस्टर। और थर्ड मेथड में यदि आप अल्कोहल को ट्रीट करें एसिड क्लोराइड के साथ, तो HCl इस तरह से रिमूव हो जाएगा और बचे हुए ग्रुप ज्वाइन करके बनेंगे ईस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। सिमिलरली फिनॉल और एसिड क्लोराइड में भी HCl रिमूव हो जाएगा और बचे हुए ग्रुप्स आपस में ज्वाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine टू गिव ईस्टर। तो ये 3 मेथड से आपके बनाने के लिए ईस्टर। पहला है alcohol or phenol on reaction with acid gives ester. Second है alcohols or phenol on reaction with acid anhydride give you ester. And third है alcohols or phenol on reaction with acid chloride give you ester. Next है preparation of aspirin. तो यदि आप सैलिसिलिक एसिड को ट्रीट करें एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, तो आप देख सकते हो सैलिसिलिक एसिड के पास OH है, दैट इज अल्कोहल, और एसिड एनहाइड्राइड तो एसिड है, तो ये OH और ये पार्ट निकल जाएगा, बचा हुआ सारा यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक निकल गया, दैट इज एसिटिक एसिड बन के निकल गया, और ये वाला पार्ट और ये बचा हुआ पार्ट सारा ज्वाइन होके देगा आपको एस्पिरिन। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे आप बना सकते हो एस्पिरिन। तो आपको क्या चाहिए? सैलिसिलिक एसिड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसमें से यहां से OH और यहां से असाइल ग्रुप निकलेगा और बनाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, और बचा हुआ ये ग्रुप और ये ग्रुप आपस में जोड़ के बना देगा एस्पिरिन। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो हाइड्रोजन हैलाइड्स के रिएक्शन में याद रखें रिएक्टिविटी ऑर्डर, HI reacts faster than HBr and HBr reacts faster than HCl। तो यदि आप अल्कोहल को ट्रीट करो कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इन सुटेबल कंडीशन, तो आपको मिल जाएगा अल्काइल हैलाइड प्लस वाटर। तो अल्कोहल विथ रिएक्शन विथ HCl in the presence of anhydrous ZnCl2 will give you HCl, that is यहाँ से वाटर लॉस होगा और देगा RCl, that is alkyl chloride। सेकेंड है alcohol on reaction with HBr in the presence of NaBr, H2SO4 and heat will lose again water
and give you alkyl bromide. और थर्ड है alcohol on reaction with HI in the presence of NaI or H3PO4, again we lose water and give you Ri, that is alkyl iodide. नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, दैट इज CrO3, देने के लिए कीटोन। तो याद रखें ये एक चीज, कीटोन जो है ऑन रिडक्शन गिव्स यू सेकेंडरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव यू कीटोन। ठीक है, तो कीटोन ऑन रिडक्शन गिव यू सेकेंडरी अल्कोहल and secondary alcohol on oxidation give you ketone. तो और primary alcohol on oxidation with PCC gives you aldehyde. तो वापस याद रखें, aldehyde on reduction give you primary alcohol. तो aldehyde को जब भी आप reduce करोगे आपको मिलेगा primary alcohol, और primary alcohol को oxidize करोगे तो आपको मिलेगा aldehyde. बट याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल को जब आप पीसीसी के साथ ऑक्सीडाइज करोगे तब आपको मिलता है एल्डिहाइड। बट यदि आप प्राइमरी अल्कोहल को KMnO4 या फिर K2Cr2O7 या फिर HNO3 के साथ ऑक्सीडाइज करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल पहले एल्डिहाइड बनेगा और फिर फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में। तो यदि आप इनमें से कोई भी रिएजेंट के साथ, दैट इज KMnO4 या फिर K2Cr2O7 या HNO3 के साथ प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो आप एंड अप होगे एसिड पे, ना कि एल्डिहाइड पे। बट यदि आपको प्राइमरी अल्कोहल से सिर्फ एल्डिहाइड चाहिए तो आपको रिएजेंट चाहिए PCC। नेक्स्ट है प्राइमरी अल्कोहल को यदि आप कॉपर के साथ ऑक्सीडाइज करोगे एट 573 केल्विन तभी भी आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो यदि आपको प्राइमरी अल्कोहल को सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है ना कि एसिड में, तो आप Cu यूज करो या फिर PCC यूज करो। बट सेकेंडरी अल्कोहल को कोई भी कंडीशन में ऑक्सीडाइज करो हमेशा कीटोन ही देगा। और टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता है फर्दर, बट यदि आप जबरदस्ती उसे ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करो तो वहां हो जाएगा डिहाइड्रेशन, मतलब वहां पे वाटर मॉलिक्यूल OH और यहां से एक हाइड्रोजन लूज हो जाएगा देने के लिए अल्कीन। तो प्राइमरी अल्कोहल कॉपर के साथ ऑक्सीडाइज होकर देता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कॉपर के साथ ऑक्सीडाइज होकर देता है कीटोन, और टर्शियरी अल्कोहल कॉपर के साथ ऑक्सीडाइज होता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और वो देता है अल्कीन। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। तो पहला है हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। तो यदि आप फिनॉल को ट्रीट करो 3Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो देगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये है देखिए 1 2 3 4 5 6, सेकेंड फोर्थ और सिक्स पोजीशन पे Br है, इसलिए 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, सॉरी ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो यदि आप फिनॉल को Br2 और वाटर के साथ करोगे तो आपको ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिलेगा। बट यदि आप फिनॉल को ट्रीट करोगे Br2 इन CS2 के साथ तो आपको मिलेगा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल, जिसमें से पैराब्रोमोफिनॉल आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो याद रखें यदि आपको फिनॉल को कन्वर्ट करना है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल में तो आप उसको ऑक्सीडाइज करें Br2 प्लस वाटर के साथ। बट यदि आपको ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल सेपरेट चाहिए तो आप उसे ट्रीट करें फिनॉल को Br2 इन CS2 एट लो टेम्परेचर। नेक्स्ट है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। तो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल में यदि आप फिनॉल को ट्रीट करें, ठीक है, ये HNO2 के साथ, दैट इज HNO3 के साथ, ये HNO3 है जिसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यदि आप फिनॉल को ट्रीट करें HNO3 के साथ नॉर्मल कंडीशन में तो आपको मिलेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। बट यदि आप फिनॉल को ट्रीट करें HNO3 के साथ इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, देखिए चेंजेस देखिए, फिनॉल को यदि सिर्फ और सिर्फ HNO3 के साथ आप ट्रीट कर रहे हो तो आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अलग और पैरानाइट्रोफिनॉल अलग मिल रहा है। बट यदि आप फिनॉल को ट्रीट कर रहे हो HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तब आपको मिलता है पिक्रिक एसिड, दैट इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है,
तो phenol with HNO3 and concentrated H2SO4 give you picric acid, that is 2,4,6 trinitrophenol. नेक्स्ट है सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल को यदि आप ट्रीट करो H2SO4 के साथ एट 293 केल्विन, टेम्परेचर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लो टेम्परेचर, 293 केल्विन दैट इज लो टेम्परेचर पे, तो आपको मिलता है ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। बट यदि आप फिनॉल को ट्रीट करो H2SO4 के साथ एट हाई टेम्परेचर दैट इज 373 केल्विन, तब आपको मिलता है पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि आप ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड कैसे प्रिपेयर करोगे? तो फिनॉल विथ H2SO4 एट लो टेम्परेचर, और पैरासल्फोनिक एसिड कैसे प्रिपेयर करोगे? फिनॉल प्लस H2SO4 एट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट है रैमबर्ग-टाइमन रिएक्शन, जिसमें फिनॉल को पहले ट्रीट किया जाता है क्लोरोफॉर्म एंड NaOH के साथ, देने के लिए ये वाला इंटरमीडिएट जिसमें आपका NaOH इसके साथ रिएक्ट होगा, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा और ये NaO नेगेटिव यहां बन जाएगा, और क्लोरोफॉर्म का एक Cl लॉस होगा और CHCl2 ऑर्थो पोजीशन पे ज्वाइन हो जाएगा। अब इस इंटरमीडिएट को यदि आप फर्दर रिएक्ट करो NaOH के साथ, तो आपका CHCl2 कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, और ये ONA को आप ट्रीट कर दो H3O+ के साथ, तो OH में कन्वर्ट होकर आपको देगा सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये है सैलिसिल एल्डिहाइड, जिसमें ये एल्डिहाइड है और ये सैलिसिल। याद रखें, यदि आपको फिनॉल को सैलिसिल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो आप करोगे रायमंड-टिमन रिएक्शन। नेक्स्ट है कोलबे रिएक्शन। कोलबे रिएक्शन में यदि आप सोडियम फिनॉक्साइड को ट्रीट करो CO2 के साथ एट 398 केल्विन एंड 6 एटमॉस्फेयर, तो आपको मिलेगा सोडियम सैलिसिलेट, जिसमें CO2 लग जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, Na चला जाएगा CO2 के पास, जिसे आप जो सोडियम सैलिसिलेट है यदि आप उसे ट्रीट करो H3O+ के साथ, तो ये सोडियम लॉस हो जाएगा यहां से और H आ जाएगा और बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। तो यदि आपको फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाना है तो कोलबे रिएक्शन यूज करें, बट यदि आपको फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड बनाना है तो रैमंड-टिमन रिएक्शन यूज करें। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो यदि आप फिनॉल को ऑक्सीडाइज करें क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ या फिर Na2Cr2O7H2SO4 के साथ, तो आपको मिलेगा पैराबेंजोक्यूनोन। तो ये है पैराबेंजोक्यूनोन, जिसके बेंजीन के दोनों पैरा पोजीशन पे जो है, मतलब एक ही पैरा होता है तो दोनों एक दूसरे को पैरा है, तो पैरा पोजीशन पे डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो पैराबेंजोक्यूनोन किससे बनेगा? फिनॉल ऑन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल। तो यदि आप फिनॉल को ट्रीट करो H2 के साथ, दैट इज हाइड्रोजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 433 केल्विन, तो आपके फिनॉल के सारे डबल बॉन्ड 1 2 3 तीनों डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे और बनेगा साइक्लोहेक्सानॉल। तो फिनॉल के सारे डबल बॉन्ड रिड्यूस हो रहे हैं किसके साथ? 3H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड 433 केल्विन। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। यदि आप फिनॉल को ट्रीट करो जिंक मेटल के साथ, तो फिनॉल अपना OH लॉस कर देता है और बन जाता है बेंजीन प्लस ZnO। नेक्स्ट है ईथर्स। तो पहले हम देखते हैं प्रिपरेशंस ऑफ ईथर। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर में पहला मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो यदि आप अल्कोहल जैसे कि इथेनॉल को आप ट्रीट करो H2SO4 के साथ, H2SO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, क्योंकि वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए H2SO4 स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो यदि आप इथेनॉल लो और उसे ट्रीट करो H2SO4 के साथ एट 413 केल्विन, तो वो वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर देगा और आपको मिलेगा इथॉक्सी इथेन। तो देखिए आपको लेना है 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, तो ये है आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, जिसे मैंने इस तरह से लिखा है। अब ये अपना वाटर मॉलिक्यूल इधर से लॉस करेगा और बाकी पार्ट जुड़ जाएंगे देने के लिए इथॉक्सी इथेन। वैसे ही याद रखें, यदि आप सेम रिएजेंट्स लें बट टेम्परेचर अब इंक्रीज कर दें, ये 413 केल्विन था, अब उसे 443 केल्विन कर दें,
तो टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया है, इथेनॉल ही है, H2SO4 ही है, बट टेम्परेचर हाई है, तो वहां पे हो जाएगा डिहाइड्रेशन और बन जाएगा इथीन। तो याद रखें, यदि आपको अल्कोहल को कन्वर्ट करना है ईथर में तो उसे कम टेम्परेचर पे H2SO4 के साथ ट्रीट करें। यदि हाई टेम्परेचर पे कर दोगे तो आपको मिल जाएगा इथीन। नेक्स्ट है विल्सन सिंथेसिस। विल्सन सिंथेसिस में आप लीजिएगा अल्काइल हैलाइड और इसे ट्रीट कीजिएगा और सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, तो यहां पे X और सोडियम बाहर चले जाएंगे और बाकी जुड़ के बनेगा ईथर। एक बात याद रखें, जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ आप सिमेट्रिकल ईथर ही बना सकते हैं या फिर जिसे सिंपल ईथर कहते हैं, ठीक है। बट यदि आपको मिक्स्ड ईथर बनाना है तो आप विल्सन सिंथेसिस के पास जा सकते हैं। विल्सन सिंथेसिस सिंपल और मिक्स्ड दोनों तरह के ईथर बनाता है। तो आप यदि ये R ग्रुप और ये R ग्रुप सेम लें तो आपको मिल जाएगा सिंपल ईथर। बट यदि आप अल्काइल हैलाइड का R ग्रुप और सोडियम अल्कोक्साइड का R ग्रुप डिफरेंट लें तो यहाँ पे NaX निकल जाएगा और बन जाएगा आपका मिक्स्ड ईथर। तो यहाँ देखिए, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड रिएक्ट हो रहा है मिथिल ब्रोमाइड के साथ, तो वापस आपका NaBr जा रहा है बाहर और बचे हुए ग्रुप आपस में जुड़ जा रहे हैं देने के लिए मिक्स्ड ईथर, दैट इज टर्शरी ब्यूटिल मिथिल ईथर। बट एक बात जरूर यहां याद रखें कि यदि आपने अल्काइल हैलाइड टर्शरी ले लिया, जैसे यहां पे टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले लिया और सिंपल सोडियम अल्कोक्साइड ले लिया, तो इस केस में हो जाता है इलिमिनेशन रिएक्शन और इलिमिनेशन के बाद आपको मिल जाएगा अल्कीन ना कि ईथर, ठीक है, प्लस इथेनॉल प्लस NaCl। तो याद रखें, जब भी आपको ऐसा ईथर बनाना है तो आप सोडियम अल्कोक्साइड है वो टर्शरी लें और अल्काइल हैलाइड सिंपल लें। यदि आपने गलती से भी अल्काइल हैलाइड टर्शरी ले लिया और जो सोडियम इथॉक्साइड है या सोडियम अल्कोक्साइड और सिंपल ले लिया तो अब आपको मिल जाएगा अल्कीन। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विल्सन सिंथेसिस में, याद रखना है कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड लेने से वहां पे हो जाता है अल्कीन का फॉर्मेशन, बट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेने से होता है ईथर का फॉर्मेशन। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो पहला है फिजिकल स्टेट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो डाइमिथिल ईथर है या फिर इथिल मिथिल ईथर वो दोनों गैसेस हैं। बाकी उनके अलावा जो भी ईथर्स होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं विथ प्लेजेंट ऑडर, उनको एक बहुत अच्छा सा स्मेल होता है। जो लोअर ईथर्स है वो हाईली वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल मतलब लो टेम्परेचर में भी वो लिक्विड से गैस बन जाते हैं और वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट है ईथर का वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है पोलैरिटी एंड सॉल्युबिलिटी। ईथर का बॉन्ड एंगल 110 डिग्री है ना कि 180 डिग्री, जिसकी वजह से यहां से क्रिएटेड डाइपोल और यहां से क्रिएटेड डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, जिसकी वजह से ईथर में कुछ नेट डाइपोल मूवमेंट बच जाता है जिसकी वजह से वो पोलर हो जाता है। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ईथर जो है वो अल्कोहल की तरह ही वाटर में सॉल्युबल है, क्योंकि ईथर का जो ऑक्सीजन है वो वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाता है और इसलिए वो वाटर में सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। पहला है फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड। यदि आप डाइइथिल ईथर को ट्रीट करो ऑक्सीजन के साथ और बहुत ज्यादा देर तक उसको कांटेक्ट में रखो एयर के, तो आपका डाइइथिल ईथर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा परऑक्साइड ऑफ डाइइथिल ईथर। तो जो ऑक्सीजन का साइड वाला कार्बन है उसको लग जाएगा आपका OOH ग्रुप इस तरह से और वो कन्वर्ट हो जाएगा परऑक्साइड में। तो हमेशा याद रखें, जब भी ईथर का बॉटल बहुत देर तक खुला रह जाता है और वो एयर के कांटेक्ट में रहता है तो वो परऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हॉट डाइल्यूट H2SO4 दैट इज हाइड्रोलिसिस। तो यदि आप ईथर को ट्रीट करो वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+ दैट इज H2SO4 डाइल्यूट H2SO4, तो आपको मिल जाएगा अल्कोहल। ये सिंपल ईथर था इसलिए आपको दोनों अल्कोहल सेम मिले। बट यदि आप मिक्स ईथर को ट्रीट करो वाटर एंड H2SO4 के साथ
तो आपको मिल जाएंगे दो अलग अल्कोहल, क्योंकि ये मिक्स्ड ईथर है। तो एक ये एक अल्कोहल बनाएगा और ये दूसरा अल्कोहल। सिमिलरली यहाँ पे मिक्स्ड ईथर है जिसमें अराइल और अल्काइल दोनों ग्रुप है, तो अराइल ग्रुप बना देगा आपका फिनॉल और अल्काइल बना देगा अल्कोहल। तो इस तरह से आप जो है ईथर को कन्वर्ट कर सकते हो अल्कोहल या फिनॉल में विथ हॉट डाइल्यूट H2SO4। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ ईथर विथ PCl5। यदि आप ईथर को ट्रीट करो PCl5 के साथ हीट में, तो एक R ग्रुप एक Cl के साथ रिएक्ट होके देगा RCl, दूसरा R' ग्रुप एक दूसरे Cl के साथ देगा R'Cl। अब बचा क्या, यहाँ पे 3 क्लोरीन, एक फास्फोरस और ऑक्सीजन जो कंबाइन हो जाएगा देने के लिए POCl3। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। यदि आपका ईथर रिएक्ट हो HX के साथ तो O देगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ROH दे देगा अल्कोहल, ठीक है, और RH बन जाएगा RX। ये अल्कोहल को फर्दर HX के साथ ट्रीट करें तो वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा और वापस जो है RX मिल जाएगा। तो याद रखें ईथर जब भी HX के साथ रिएक्ट होगा तो आपको देता है RX प्लस वाटर। तो ये है फाइनल कंक्लूजन कि अल्कोहल भी HX के साथ रिएक्ट होकर देता है RX प्लस वाटर। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है हमेशा याद रखें यही होती है हर कंडीशन में। HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर HBr, फिर HCl और सबसे कम रिएक्टिव है HF, क्योंकि ये बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है यदि एनिसोल को आप ट्रीट करो HI के साथ एट 398 केल्विन, तो सेम थिंग ये वाला दे देगा आपको अल्कोहल और CH3 और I दे देगा मिथिल आयोडाइड। अब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग कभी भी फिनॉल और O के बीच में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होता है जो इन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये बॉन्ड शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए O कभी भी बेंजीन रिंग को नहीं छोड़ता। छोड़ेगा कौन? O और नॉर्मल अल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर। तो पहला है हैलोजिनेशन। यदि आप ईथर एरोमेटिक ईथर दैट इज एनिसोल को आप Br2 इन एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करो तो आपका Br जो है वो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे ज्वाइन होगा, तो देगा पैरा ब्रोमो एनिसोल या फिर ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट है, ऑर्थो वाला माइनर, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक प्रॉब्लम भी है, जगह का भी प्रॉब्लम है और ऑक्सीजन और ब्रोमीन के नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसकी वजह से पैरा जो है मेजर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट दो होता है, एक है अल्काइलेशन और दूसरा है असाइलेशन। तो अल्काइलेशन में आपका ईथर एरोमेटिक ईथर दैट इज एनिसोल रिएक्ट होगा अल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो आपका अल्काइल ग्रुप वापस पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे ज्वाइन होगा देने के लिए 4-मिथॉक्सीटोलिन या फिर 2-मिथॉक्सीटोलिन। याद रखें पैरा वाला वापस यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट है, अगेन द सेम थिंग, क्योंकि ऑर्थो में स्टेरिक प्रॉब्लम है। असाइलेशन में आपका एरोमेटिक ईथर रिएक्ट होता है असाइल ग्रुप के साथ, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। वापस आपका ये C डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप दैट इज असाइल ग्रुप पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे ज्वाइन हो सकता है। एज यूजुअल पैरा मेजर प्रोडक्ट है और ऑर्थो माइनर, क्यों? अगेन स्टेरिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। यदि आप वापस एरोमेटिक ईथर दैट इज एनिसोल को ट्रीट करो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो वापस आपका नाइट्रो ग्रुप अब ज्वाइन होगा पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पे, और वापस पैरा ही मेजर है क्योंकि वहां पे जो दो बल्कि ग्रुप है एक दूसरे से बहुत दूर है, बट ऑर्थो में वापस स्टेरिक प्रॉब्लम है, जगह के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसके वजह से ये वापस माइनर प्रोडक्ट है। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. और यहाँ पे मेरे साथ लाइव बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। Stay tuned.